1918 में थॉमस अपनी पत्नी को देखने के लिए जाता है, जो बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। फिर थॉमस बच्चे को देखता है और डर जाता है। वह बच्चे को लेके घर से बाहर भागता है। वह बच्चे को पैसों के साथ एक घर की सीढ़ियों पर छोड़ देता है। एक आदमी बाहर निकलता है और गलती से बच्चे पर पैर रख देता है। क्वीनी कंबल खोलती है और पाती है कि बच्चा एक बूढ़े शिशु जैसा दिखता है। क्वीनी एक डॉक्टर को बुलाती है, जो बच्चे की जांच करता है और मोतियाबिंद, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कई समस्याओं का पता लगाता है। बच्चा लगभग अंधा है। डॉक्टर को नहीं लगता कि बच्चा लंबे समय तक जीवित रहेगा। क्वीनी को लगता है कि बच्चा चमत्कार है और वह उसे रखना चाहती है, इसलिए वह ऊपर जाती है और रिटायरमेंट होम के किराएदारों से उसे मिलवाती है, जहां वह काम करती है। वह कहती है कि वह उसकी बहन का बच्चा है और उसका नाम बेंजामिन रखती है। बुजुर्ग उसके रूप से डरते नहीं हैं और उसे प्यार करते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार वह मरता नहीं है, हालांकि वह अभी भी एक बूढ़े व्यक्ति जैसा दिखता है। वह क्वीनी को मां कहता है और नहाने जैसे कई कामों के लिए उस पर निर्भर रहता है। वह चल नहीं सकता है और क्वीनी उसे घर से बाहर नहीं जाने देती है। बेंजामिन को सिर्फ चर्च जाने के लिए ही छुट्टी मिलती है। एक शाम क्वीनी पादरी से मदद मांगती है और पादरी क्वीनी के बांझपन को ठीक करने का दावा करता है। फिर वह बेंजामिन से चलने के लिए कहता है। बहुत प्रयास के बाद बेंजामिन खड़ा होता है, लेकिन गिर जाता है। पादरी उसे फिर से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेंजामिन कुछ कदम चलने में सफल हो जाता है। लेकिन उसी समय पादरी की मृत्यु हो जाती है। समय बीतता जाता है और बेंजामिन का शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात पिग्मी से होती है, जो उसे कुछ मौज मस्ती के लिए घर से बाहर ले जाता है। बेंजामिन पिग्मी की सभी कहानियों से हैरान हो जाता है। जब तक वह घर पहुंचता है तब तक रात हो जाती है और क्वीनी उसे इसके लिए डांटती है, लेकिन बेंजामिन को अच्छा लग रहा था। 1930 में बेंजामिन थोड़ा बेहतर दिखने लगा है और बेत के सहारे चल सकता है। वे थैंक्सगिविंग डिनर का आयोजन करते हैं और वह डेजी से मिलता है, जो किराएदारों में से एक की पोती है। तकनीकी रूप से वे दोनों एक ही उम्र के हैं, इसलिए वह बेंजामिन को तुरंत पसंद आ जाती है। पार्टी के दौरान क्वीनी बताती है कि वह गर्भवती है और बेंजामिन को जलन महसूस होती है। उस रात डेजी और बेंजामिन एक साथ एक मधुर पल बिताते हैं, जिसे डेजी की दादी द्वारा रोक दिया जाता है। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद पिग्मी शहर छोड़कर चला जाता है, इसलिए वह अकेलापन महसूस करने लगता है। उसका शरीर हर दिन स्वस्थ होता जाता है, इसलिए वह खुद नहा सकता है। एक नई किराएदार उसे पियानो बजाना भी सिखाती है, क्योंकि अब उसके हाथों में गठिया नहीं है। एक दिन वह घाट पर जाता है और कैप्टन माइक के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और नाव का चौकीदार बन जाता है। माइक ये सुनकर हैरान हो जाता है कि बेंजामिन कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा। उसे लगता है कि वह बहुत बूढ़ा हो गया है। माइक उसे एक घर में ले जाता है और अपनी जवानी की कहानियां सुनाता है, जिसमें एक अद्भुत हमिंगबर्ड के साथ की कहानी भी शामिल है। काम करने वाली महिलाओं से एक उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। बेंजामिन एक किशोर की तरह जोश दिखाकर उसे चौंका देता है। बाहर निकलते समय थॉमस उसे देख लेता है। सड़क पर थॉमस बेंजामिन के पास जाता है और उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। वे एक बार में जाते हैं, शराब पीते हैं और बातें करते हैं। फिर थॉमस बेंजामिन को घर ले जाता है। क्वीनी उसे फिर से डांटती है और बेंजामिन उल्टी कर देता है। जब भी डेजी अपनी दादी से मिलने आती है, बेंजामिन उसके साथ समय बिताता है। एक सुबह वह उसे नाव पर ले जाता है। वे खूब मौज मस्ती करते हैं और एक क्रूज शिप को गुजरते हुए देखते हैं, जिससे डेजी की इच्छा होती है कि काश वह भी ऐसी शिप पर होती। कुछ समय बाद एक किराएदार टिप्पणी करती है कि अब उसके बाल ज्यादा हो गए हैं। बेंजामिन निष्कर्ष निकालता है कि वह वास्तव में हर दिन जवान होता जा रहा है। 1936 में बेंजामिन 17 साल का हो जाता है और घर छोड़ने का फैसला करता है। क्वीनी को अलविदा कहने के बाद डेजी उससे वादा लेती है कि वह हमेशा उससे पत्र लिखेगा। बेंजामिन माइक की टगबोट में नौकरी करता है और दुनिया भर की यात्रा करता है। वह दिन ब दिन मजबूत और युवा महसूस करता है। उसे अक्सर डेजी से पत्र मिलते हैं, जो बैले डांसर बनने के लिए न्यूयॉर्क में है। 1941 में जब वे उत्तरी रूस पहुंचते हैं, तो नाव भारी बर्फबारी की चपेट में आ जाती है। होटल में बेंजामिन एलिजाबेथ से मिलता है। एक रात बेंजामिन को नींद नहीं आती है और वह एलिजाबेथ को खोजने के लिए नीचे आता है और वे साथ में चाय पीते हैं।
एलिजाबेथ ने सभी तरह की कहानियां साझा की जहां वह गई थी, और वे देर रात तक सिर्फ बातें करते हैं। वे हर रात बात करने के लिए मिलने लगे और एक दूसरे के करीब आ गए। जैसे जैसे रातें बीतती हैं, एलिजाबेथ बेंजामिन को कैवियर और वोडका जैसे कई नए अनुभवों से परिचित कराती है। वह ये भी बताती है कि जब वह 19 साल की थी तो उसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी होने से पहले ही हार मान गई। बेंजामिन उसे दिलासा देता है और वे किस करते हैं। तब से वे हर रात बेंजामिन के कमरे में बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद बेंजामिन नीचे आता है और पाता है कि एलिजाबेथ चली गई है। अगली सुबह माइक बताता है कि जापान ने पर्ल हार्बर पर बमबारी की है और उसे अमेरिकी नौसेना द्वारा काम पर रखा गया है। जब वह अपने कमरे में लौटता है तो उसे एलिजाबेथ का एक नोट मिलता है जिसमें केवल इतना लिखा होता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाव पर एक सैनिक को उनकी निगरानी करने के लिए नियुक्त किया जाता है और बेंजामिन उसकी कहानियों का आनंद लेता है। वह आदमी बेंजामिन को अपना सारा पैसा दे देता है और उससे कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह पैसों को उसकी पत्नी को दे दे। उस रात चालक दल को घंटी की आवाज सुनाई देती है और दूर से आग दिखाई देती है। बेंजामिन की नाव घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचती है। दुर्भाग्य से एक दुश्मन पनडुब्बी पास में ही है और चालक दल उसे मार गिराने का फैसला करता है। दुश्मन उन पर गोलियां चलाते हैं और सैनिक तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें कुछ समय मिल जाता है और नाव पनडुब्बी तक पहुंच जाती है। वे नाव में विस्फोट कर देते हैं और डूब जाते हैं। पूरा दल घायल हो चुका है और माइक मर जाता है। अगली सुबह बेंजामिन को सहयोगियों द्वारा बचाया जाता है और जब वह नाव से समुद्र में एक लाइफ सेवर फेंकता है तो उसके चारों ओर एक हमिंगबर्ड दिखाई देती है। माइक को हमिंगबर्ड बहुत पसंद थे। वह सैनिक के पैसे भी उसकी पत्नी को भेजता है। 1945 में जब बेंजामिन 26 साल का होता है तो वह 50 साल का दिखने लगता है। वह क्वीनी से फिर से मिलता है और अपनी बहन को किशोरावस्था में देखता है। दुर्भाग्य से उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मां के प्रेमी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई है। बेंजामिन फिर से वहां रहने लगता है और बड़ों के लिए पियानो बजाता है। एक सुबह डेजी अपनी दादी से मिलने आती है और पहले तो वह बेंजामिन को पहचान नहीं पाती। जब वह आखिरकार पहचान लेती है तो वह दौड़कर उसे गले लगाती है और उसे डांटती है क्योंकि उसने उसे पत्र लिखना बंद कर दिया था। वे पुराने दिनों को याद करते हैं और साथ में डिनर पर जाते हैं। डिनर के दौरान डेजी बात करती रहती है और बेंजामिन को एहसास होता है कि अब उनकी दुनिया बहुत अलग है। फिर वे झील पर जाते हैं और डेजी उसे अपने कमरे में आमंत्रित करती है। बेंजामिन उलझन में पड़ जाता है और उसे मना कर देता है, इसलिए डेजी न्यूयॉर्क लौट जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है बेंजामिन जवान और मजबूत होता जाता है। एक रात थॉमस उसे देखने आता है, जो अब बैसाखी के सहारे चलता है। वे लोग डिनर पर जाते हैं। थॉमस बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद थॉमस बेंजामिन को अपनी बटन फैक्ट्री में ले जाता है और कबूल करता है कि वह उसका पिता है। वह उसे छोड़ने के लिए माफी मांगता है। थॉमस मरने से पहले बेंजामिन को सब कुछ देकर जाना चाहता है, लेकिन बेंजामिन चला जाता है। इस बारे में सोचने और क्वीनी को सुनने के बाद बेंजामिन थॉमस के पास वापस जाने का फैसला करता है और वे झील पर जाते हैं और थॉमस के मरने से पहले अतीत की बातें करते हैं। क्वीनी बेंजामिन के साथ अंतिम संस्कार में जाती है और वह उसे आश्वस्त करता है कि वह अभी भी उसकी मां है। 1947 में बेंजामिन डेजी को देखने के लिए न्यूयॉर्क जाता है और उसके प्रदर्शन से बहुत प्रभावित होता है। डेजी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए आमंत्रित करती है। डांस क्लब में बेंजामिन डेजी को उसके नए प्रेमी के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। डेजी उसके पीछे जाती है और बताती है कि उसके आने की वजह से वह अपनी जिंदगी नहीं रोक सकती है और बेंजामिन उसे जाने देता है। इसके बाद डेजी पेरिस की एक बैले कंपनी में शामिल हो जाती है, लेकिन फिर भी बेंजामिन के बारे में सोचती रहती है, जो अभी भी रिटायरमेंट होम में मदद करता है। एक दिन उसे एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि डेजी को एक टैक्सी ने टक्कर मार दी है। बेंजामिन तुरंत पेरिस के लिए उड़ान भरता है और डेजी को अस्पताल में देखने जाता है। कार ने डेजी के दाहिने पैर को कुचल दिया है, जिसका मतलब है कि उसका डांसिंग करियर खत्म हो गया है। डेजी ने देखा कि बेंजामिन अब जवान और सुंदर दिखने लगा है। डेजी को इस तरह दिखने में शर्म आती है और वह उससे अपनी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहती है। बेंजामिन अस्पताल से चला जाता है, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए कुछ समय के लिए पेरिस में रुक जाता है।
अंततः बेंजामिन पेरिस छोड़ देता है और थॉमस की नाव पर जाने का फैसला करता है। वह अन्य महिलाओं के साथ मौज मस्ती करता है, लेकिन डेजी को भूल नहीं पाता। वह एक बाइक भी खरीदता है और खुद ही लंबी यात्राओं पर निकल जाता है। 1962 में डेजी उसे देखने के लिए क्वीनी के घर आती है। वे गले मिलते हैं और मिलने के बाद साथ में समय बिताते हैं। अब वे एक ही उम्र के दिखते हैं। इसके बाद वे साथ साथ यात्रा करना शुरू करते हैं, एक दूसरे की संगति में एक शानदार जीवन का आनंद लेते हैं। जब वे आखिरकार घर लौटते हैं तो बेंजामिन यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है कि क्वीनी की मृत्यु हो गई है। वे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। वे तय करते हैं कि अब नए सिरे से शुरुआत करने का समय आ गया है। बेंजामिन थॉमस का घर बेच देता है और अपने नए जीवन के लिए एक डुप्लेक्स खरीदता है। आखिरकार वह तय करती है और एक डांस स्टूडियो खोलती है और छोटी लड़कियों को डांस सिखाती है। एक शाम बेंजामिन स्टूडियो में उससे मिलने आता है और डेजी उसे खबर सुनाती है कि वह गर्भवती है। बेंजामिन को डर है कि बच्चा उसके जैसा होगा और वह अपनी कम उम्र को देखते हुए एक अच्छा पिता नहीं बन पाएगा। एक शाम डिनर के समय बेंजामिन टीवी पर देखता है कि एलिजाबेथ, जो अब 68 साल की है, इंग्लिश चैनल को तैरने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। कुछ महीनों बाद डेजी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और उसका नाम बेंजामिन की मां के नाम पर कैरोलिन रखती है। कुछ समय बाद बेंजामिन अभी भी बच्चा बनने के बारे में चिंतित है और डेजी से समय आने पर कैरोलिन के लिए एक उचित पिता खोजने के लिए कहता है। वह कैरोलिन के बड़ा होने से पहले ही चला जाना चाहता है। डेजी विरोध करती है, लेकिन बेंजामिन कहता है कि वह उन दोनों का पालन पोषण नहीं कर सकती है। कैरोलिन के पहले जन्मदिन के बाद बेंजामिन थॉमस की संपत्ति बेच देता है और पैसे कैरोलिन के लिए खाते में डाल देता है। फिर वह आधी रात को बिना कुछ कहे चला जाता है। बेंजामिन दुनिया भर में घूमना शुरू कर देता है, यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरियां करता है ताकि वह जीवन का भरपूर आनंद उठा सके। एक रात बेंजामिन डांसिंग स्टूडियो में आता है। अब उसकी उम्र 20 साल लगती है। डेजी कैरोलिन के सामने दिखावा करती है कि वह उसका पुराना दोस्त है। डेजी का नया पति वहां आ जाता है। वह असहजता को भांपते हुए कैरोलिन को वहां से दूर ले जाता है। फिर वह अपने परिवार के साथ चली जाती है और बेंजामिन को आखिरी बार अलविदा कहती है। हालांकि डेजी बाद में उसके होटल में आती है और वे एक आखिरी रात बिताते हैं। कैरोलिन के नए पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद उसे एक महत्वपूर्ण कॉल आता है। वह क्वीनी के घर जाती है, जो अभी भी एक रिटायरमेंट होम है, और उसका प्रबंधन क्वीनी की बेटी करती है। पता चला कि बाल संरक्षण सेवाओं ने बेंजामिन को न्यू ऑर्लिन्स में एक इमारत में रहते हुए पाया है और उसकी डायरी में उन्हें डेजी का नाम और पता मिला है। डेजी पियानो की आवाज सुनती है और जांच करने जाती है और बेंजामिन को एक बच्चे के रूप में पाती है। उसे डेजी याद नहीं है, लेकिन वह अभी भी उससे जुड़ा हुआ महसूस करती है। डेजी अक्सर उससे मिलने आती है और देखती है कि उसकी याददाश्त हर दिन कमजोर होती जा रही है। जब बेंजामिन 5 साल का हो जाता है तो डेजी उसे देखने के लिए रिटायरमेंट हाउस चली जाती है। वह धीरे धीरे उसे छोटा होते हुए देखती है। धीरे धीरे वह बोलना और चलना भूल जाता है और एक शिशु से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। 2003 में बेंजामिन मरने से पहले डेजी को एक आखिरी बार देखता है। वर्तमान में अस्पताल में डेजी को खिड़की पर एक हमिंगबर्ड दिखाई देता है। वह बेंजामिन को अलविदा कहती है और अंत में मर जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।